नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्थायीकरण योजना 2016 के बारे में कि किन नियमों के तहत वहां पर जो अनियमित कर्मचारी थे उनका स्थायीकरण किया गया था। साथ ही मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश स्थायीकरण योजना 2016 में कौन सी वे 3 कमियां हैं जो रह गई थी, जिसके वजह से वहाँ के जो अनियमित कर्मचारी हैं उसमें से बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको लाभ उसका स्थायीकरण योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। और आपको मैं इस बारे में भी बताना चाहूँगा कि क्यों ओपी चौधरी जी के द्वारा इलेक्शन से पहले मध्य प्रदेश और हरियाणा की जो स्थायीकरण योजना है उसका उदाहरण दिया गया था और उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और हरियाणा में वहाँ की सरकार के द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्थायीकरण योजना का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, उसी के तहत छत्तीसगढ़ के भी अनियमित कर्मचारी संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का स्थायीकरण सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो पहले सुनते हैं ओपी चौधरी जी के द्वारा इलेक्शन से पहले एक वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा गया था। मैं कहना चाहूंगा कि नियमितीकरण, स्थायीकरण संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा विषय है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि नियमितीकरण के मामले में क्या स्टैंड है। इसमें बहुत स्पष्ट स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार को आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी वाली सरकार को, वहां तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था, फिर भी स्थायीकरण के बारे में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह से हरियाणा सरकार में आप जाकर देख सकते हैं, वहां भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो कर्मचारियों के स्थायीकरण नियमितीकरण के संदर्भ में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्मचारियों की हिमायती सरकार रही है, हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है। इसमें कमेटी के बारे में डिसीजन लिया गया है। कमेटी में संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी समिति में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी और आपका ओपी चौधरी आप लोगों के इस अधिकार के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ता रहे। तो आपने देखा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा वीडियो जारी करके मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण, स्थायीकरण की बात कही गई थी और मध्य प्रदेश का जो स्थायीकरण नीति है उसको ऐतिहासिक फैसला बताया था। तो साथियों, मध्य प्रदेश में जो स्थायीकरण हुआ था, किन मापदंडों पर स्थायीकरण किया गया था, किन सेवा शर्तों के और नियमों के तहत वहां पर स्थायीकरण किया गया था, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही उन 3 कमियों के बारे में भी बताऊंगा जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उस समय स्थायीकरण के समय की गई थी और उन 3 कमियों को छत्तीसगढ़ में अगर सरकार स्थायीकरण करती है तो ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बहुत से ऐसे अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो स्थायीकरण से वंचित हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में किन नियमों के तहत वहां की सरकार के द्वारा स्थायीकरण किया गया था, क्या सेवा शर्तें थी। तो मध्य प्रदेश में जो स्थायीकरण किया गया था, 7 अक्टूबर 2016 को आदेश जारी किया गया था और वहां पर स्थायीकरण के लिए नियम बनाए गए थे। इसमें प्रति है शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश। विशेष में है कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना। राज्य शासन के द्वारा नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतनभोगियों के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो पहला कॉलम है 1.1, इन्हें दैनिक वेतनभोगी के स्थान पर स्थायी कर्मी की श्रेणी दी जावे। दूसरा इसमें है 1.2, इन्हें नियमानुसार वेतनमान स्वीकृत किया जावे। इनके लिए जो वेतनमान स्वीकृत किया गया था उसके बारे में भी इसमें जानकारी दिया गया है। 3 कैटेगरी के इसमें कर्मचारी हैं, आकुशल, अर्धकुशल और कुशल। वेतनमान इसमें जो वहाँ पर फिक्स किया गया था, आकुशल के लिए है 4080, 7000, अर्धकुशल के लिए था 4500, 90, 7500 और कुशल के लिए था 5100, 8000। तो ये वेतनमान वहाँ पर इन कर्मचारियों के लिए फिक्स किया गया था। इसके बाद इसमें जो अगला कॉलम है, वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 1 सितंबर 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए गए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतन वृद्धि की दर से गणना को उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। अगला इसमें जो नियम है, इस पर इन्हें महंगाई भत्ता देय होगा
वर्तमान में 125% उस समय महंगाई भत्ता था जो इन कर्मचारियों को दिया जा रहा था। इसमें अगला बताया गया है कॉलम, कोई एरियस देय नहीं होगा, यानी कि जब से इनका नियमितीकरण हुआ है उसी समय से इनको महंगाई भत्ता दे होगा। उसके पहले का जो भी महंगाई भत्ता उसका एरियस वगैरह इनको कुछ नहीं दिया जाएगा। यह वेतन निर्धारण 1 सितंबर 2016 की स्थिति से होगा और आगामी वेतन वृद्धि सितंबर 2017 से देय होगी, यानी कि 1 साल बाद से। अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर 15 दिन प्रतिवर्ष के सेवाकाल के वेतन के आधार पर उपादान की पात्रता होगी। यह राशि अकुशल के लिए 1,25,000, अर्धकुशल के लिए 1,50,000 और कुशल के लिए 1,75,000 तक सीमित होगी। अगला इसमें जो बताया गया है, ऐसे दैनिक वेतनभोगी जो दिनांक 16 मई 2007 को कार्यरत थे और दिनांक 1 सितंबर 2016 को भी कार्यरत हैं, इस वेतन क्रम में अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। दिनांक 16 मई 2007 के पश्चात शासन की अनुमति अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतनभोगी के पद पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें भी योजना की पात्रता होगी। दिनांक 1 सितंबर 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त, सेवा से पृथक किए गए अथवा सेवा छोड़ चुके दैनिक वेतनभोगियों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी। यानी कि 1 सितंबर 2016 के पहले जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हो चुकी है या उनको सेवा से पृथक कर दिया गया है या जिन्होंने सेवा छोड़ दी है, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, वे इस योजना के लिए अपात्र होंगे। वहीं पर इसमें आगे बताया गया कि संविदा, अंशकालीन और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है। दूसरा इसमें बताया गया है, चतुर्थ श्रेणी के रिक्त नियमित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु एवं एक योजना बनाई गई है जो संलग्न परिशिष्ट आपर है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त अर्हता नियम 2013 के नियम 7 में वर्णित समूह 6 में चतुर्थ श्रेणी के चयन प्रक्रिया को 1 वर्ष के लिए स्थगित की जाती है। अगला बताया गया है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कतिपय विभागों के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उन्हें पूर्ववत रखा जाए और जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किए गए हैं उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा संबंधित न्यायालयीन प्रकरण वापस लिए जाने पर प्रस्ताव योजना का लाभ उनको दिया जाएगा। यानी कि जिन कर्मचारियों का न्यायालय में प्रकरण लंबित है उनको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर वे प्रकरण वापस लेते हैं तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, स्थायीकरण का लाभ उनको दिया जाएगा। निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य जिन विभागों में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक कार्यरत हैं उन्हें वर्तमान में श्रमायुक्त द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। राज्य शासन एक कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा पर उस न्यूनतम मजदूरी से बेहतर मजदूरी देने के लिए इस श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भी स्थायी कर्मी पदनाम देते हुए वही वेतनमान एवं सुविधाएं दे होंगी जो उनके समकक्ष दैनिक वेतनभोगी को कंडिका 1.1 से 1.8 के अधीन निर्माण विभागों के स्थायी कर्मी को दे होंगी। तदनुसार संबंधित विभागों द्वारा कार्यपालिका आदेश जारी किए जाएंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 1.1 और 1.8 के अधीन क्या इसमें बताया गया है। तो 1.1 में इसमें कहा गया है कि इन्हें दैनिक वेतनभोगी के स्थान पर स्थायी कर्मी की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि स्थायी कर्मी की श्रेणी इनको दी जाएगी। और 1.8 में इसमें कहा गया है कि ऐसे दैनिक वेतनभोगी जो दिनांक 16 मई 2007 को कार्यरत थे और दिनांक 1 सितंबर 2016 को भी कार्यरत हैं, इस वेतन क्रम और अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे, लेकिन 16 मई 2007 के पश्चात शासन की अनुमति अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी के द्वारा दैनिक वेतनभोगी के पद पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें भी योजना की पात्रता होगी। वहीं पर इसमें आगे बताया गया कि दिनांक 1 सितंबर 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त या सेवा से पृथक किए गए या जिन्होंने सेवा छोड़ दी है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो 1.1 और 1.8 के अधीन इन कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा और कार्यपालिक आदेश इसके संबंध में जारी किए जाएंगे। अगला 5वां इसमें बताया गया है जो नियम इसमें बनाया गया था उस समय मध्य प्रदेश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सेवा की शर्तें नियम 2013 जो कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी किए गए हैं को निरस्त किया जाकर विभिन्न निर्माण उपरोक्त कंडिका 1.1 से 1.8 के अनुसार मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन स्थायी आज्ञाएं अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अंतर्गत
इन निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानते हुए आदेश जारी किए जाएंगे व संबंधित विभाग के स्थायी कर्मियों का नियमन तदनुसार किया जाएगा। कृपया उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार M.K. बसणे, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन। तो उस समय 2016 में ये नियम बनाए गए थे स्थायीकरण के लिए और इस नियम के तहत कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया था। इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि जो कर्मचारी जिनकी जो सेवा है 10 वर्ष हो चुकी है उनका स्थायीकरण इसमें किया गया है। वहीं पर 1.1 और 1.8 जो कंडिका मैंने आपको बताई है उसी के अनुसार जो स्थायीकरण का लाभ इनको दिया जाएगा और इसके संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं उन 3 कमियों के बारे में जो उस समय मध्य प्रदेश के स्थायीकरण योजना में रह गई थी और लगातार जो दैनिक कर्मी हैं, जो अस्थायी कर्मी हैं, उनके द्वारा ये मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक, कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा अपने जितने भी ज्ञापन अभी तक दिए गए हैं उसमें इन 3 कमियों को जोड़कर ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में जब भी स्थायीकरण योजना लाए, नियमितीकरण की योजना लाए, तो इन 3 कमियों को दूर किया जाए ताकि जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। जिनका स्थायीकरण नहीं भी हो पाता है किसी कारण से, तो उनको भी भविष्य में इस योजना का लाभ मिलता रहे। जैसे कि शिक्षा कर्मियों के संबंध में सरकार के द्वारा 8 वर्ष का जो बंधन लगाया गया था और उसको कंटिन्यू किया गया कि जिन कर्मचारियों का 8 वर्ष पूरा होता जाएगा उनका स्थायीकरण, नियमितीकरण लगातार होता जाएगा। तो वे 3 कमियां कौन सी हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। पहली इसमें जो कमी है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि OP चौधरी जी ने जो बताया था कि ऐतिहासिक निर्णय है मध्य प्रदेश 2016 स्थायीकरण योजना को उनके द्वारा बताया गया था और उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण की पूरी संभावना है। इसमें 48,000 श्रमिकों को जो कि बिना नियुक्ति पत्र के रखे गए थे, आवश्यकता के अनुसार उनका स्थायीकरण किया गया था और स्थायीकरण योजना लागू होने के दिनांक से ही उनको स्थायीकरण किया गया था। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जैसे निर्माण विभाग के मजदूर भी इसमें स्थायी किए गए थे और उनके लिए काल्पनिक वेतनमान बनाकर उनको स्थायीकरण किया गया था। स्थायीकरण के बाद NPS की सुविधा भी उन कर्मचारियों को दी गई थी क्योंकि उस समय वहां पर OPS लागू नहीं हुई थी। स्थायीकरण के पश्चात स्थायी कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान काल्पनिक वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि का लाभ भी उनको दिया गया। काल्पनिक वेतनमान बनाने से वित्तीय बोझ भी मध्य प्रदेश सरकार को नहीं आया था। इस स्थायीकरण योजना से उमा देवी प्रकरण और किसी भी राज्य और देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना नहीं होती है। जो मध्य प्रदेश में स्थायीकरण योजना बनाई गई थी उस योजना से किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना इसमें नहीं होती है और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन भी इस योजना से नहीं होता है या संविधान के किसी भी कंडिका को दुष्प्रभावित नहीं करती है। जो योजना मध्य प्रदेश में स्थायीकरण की बनाई गई थी ठीक उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण संभव है। तो इसमें जो 3 कमियां रह गई थी उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहली जो कमी है कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि जैसे जैसे जो दैनिक श्रमिक हैं वे 10 वर्ष की सेवा पूरी करते जाएंगे तो उनका स्थायीकरण होते जाएगा, यानी कि वे स्थायी कर्मी बनते जाएंगे। कहीं पर भी इस योजना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों के संबंध में जो योजना बनाई गई थी सरकार के द्वारा, उस समय बीजेपी सरकार के द्वारा ही स्थायीकरण शिक्षा कर्मियों का किया गया था और उसमें जिन भी शिक्षा कर्मियों का 8 वर्ष पूरा होता गया उनको सरकार ने स्थायीकरण किया। बाद में कांग्रेस के द्वारा उसको 2 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर स्थायीकरण की योजना सरकार कोई बनाती है तो उसमें ये बिंदु डालना काफ़ी ज़रूरी है। जो भी वर्ष बंधन सरकार लगाती है, चाहे वह 2 वर्ष हो, 5 वर्ष हो या 10 वर्ष हो, उसमें ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है कि जैसे जैसे कर्मचारियों का जो वर्ष बंधन जो भी सरकार उस समय बनाती है, चाहे वह 2 वर्ष हो या 5 वर्ष हो, तो राजस्थान में 5 वर्ष का वर्ष बंधन लगाया गया है। तो हम मानकर चलते हैं कि 5 वर्ष का वर्ष बंधन छत्तीसगढ़ में अगर लागू होता है, जिन भी कर्मचारियों का 5 वर्ष पूरा होता जाएगा उनको स्थायी कर्मी योजना का लाभ मिलता जाएगा। दूसरा इसमें है, इस योजना के लागू होने के बाद नए दैनिक श्रमिक कोई भी विभाग इस योजना की लागू होने के दिनांक के बाद बैकडोर से उनको नहीं रख पाएगा और यदि रखना आवश्यक हुआ तो केवल सीधी भर्ती यानी कि आउटसोर्सिंग से भी उनको रखा जाएगा।
अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2023 को अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति पत्र वाले ही नियमित होने के पात्र हैं, इसीलिए इस स्थायीकरण योजना को सरकार छत्तीसगढ़ में लागू करती है, तो उसे कर्मी योजना में पहले बताए 2 बिंदुओं को तो जोड़ना होगा। साथ में तीसरा बिंदु जो कि बिना नियुक्ति पत्र वाले विभागीय वेतन बिना बिचौलिए से प्राप्त करने वाले दैनिक श्रमिक ही स्थायीकरण के पात्र होंगे और नियुक्ति पत्र वाले नियमितीकरण की पात्रता रखते हैं, इसलिए उनका नियमितीकरण होना चाहिए और वे नियमितीकरण के पात्र होंगे। इसी प्रकार से इन 3 बिंदुओं को वर्तमान में स्थायीकरण योजना में जोड़कर सरकार स्थायी कर्मी योजना लागू करती है, तो इसका लाभ प्रदेश के सभी 36,000 बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारियों को होगा। अगर इन 3 बिंदुओं को सरकार नहीं जोड़ती है तो इन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बहुत से कर्मचारी स्थायीकरण योजना से वंचित हो सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि दैनिक श्रमिक मोर्चा का ये सुझाव है और इसको जो 3 बिंदु इसमें सुझाए गए हैं, इन्हीं 3 बिंदुओं को लगातार अपने मांग पत्र में भी रखते आ रहे हैं और 2021 से सभी राजनीतिक दलों, अधिकारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को वे लगातार सौंपते आ रहे हैं और अपने हर विज्ञापन में इन 3 बिंदुओं को जोड़कर वे आगे सभी जितने भी उनके द्वारा आवेदन दिए गए हैं, जितने भी उनके द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, उसमें इन 3 बिंदुओं को वे जरूर जोड़ते हैं ताकि सभी 36,000 जो कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल सके। जो 3 बिंदुओं की कमी रह गई थी मध्य प्रदेश शासन में, जिन 3 बिंदुओं को छोड़ दिया गया था, जैसे कि सरकार अगर वर्ष बंधन लगाती है तो वहाँ पर अभी भी कई कर्मचारी ऐसे हैं जो अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इन 3 बिंदुओं को छोड़ दिया गया था। तो इन 3 बिंदुओं को जोड़कर अगर राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार स्थायीकरण योजना लाती है तो सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और जिनका वर्ष बंधन पूरा होता जाएगा वे स्थायी कर्मी के पात्र होंगे और उनका स्थायीकरण होता जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।